हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें हम राजस्थान का भौतिक स्वरूप का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो इसमें हम आज करेंगे रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान का। ये डायग्राम बनाया है यहाँ, जो पश्चिमी क्षेत्र है उसका, जैसे अर्ध शुष्क मैदान है उसे देखो 4 भागों में बांटा हुआ है। लूनी बेसिन, फिर आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र, यांत्य प्रवाह, फिर है नागौर उच्च प्रदेश और घग्गर प्रदेश में। और ये शुष्क मैदान आ गया, ये यहाँ पे शुष्क मरुस्थल या शुष्क मैदान। और उसके बाद ये है बालू का स्तूप। और बालू का स्तूप कहाँ अधिक है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और बालू का स्तूप से क्वेश्चन हमेशा आता है, हर बार आता है पेपर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आगे चलते हैं। देखो रेतीला शुष्क मैदान, सबसे पहले है रेतीला शुष्क मैदान या मरुस्थली। रेतीला जो शुष्क मैदान है राजस्थान का, जो देखो पश्चिम में है, तो यहाँ जो वर्षा है वो बहुत ही कम होती है। लगभग 10 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ बरसात होती है। और वनस्पति भी अधिक नहीं है। और जो मरुस्थली क्षेत्र है वो सबसे अधिक है। और इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं इस क्षेत्र को। और ये जो क्षेत्र है ये बालू का युक्त क्षेत्र है। एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। बालू का युक्त या बालू का प्रदेश स्तूप का मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो दोहरे होते हैं, जो टीले होते हैं या टिब्बे, उन्हें ही बालू का स्तूप कहते हैं। अब देखो उनके प्रकार है, 6 प्रकार लिख रखे हैं। और कहाँ क्या इनका आकार होता है और कहाँ मिलते हैं ये अधिकतर, वो सारा लिख रखा है। तो रेतीला जो शुष्क मैदान है उसका देखो विस्तार है। एक तो बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, पश्चिमी नागौर और बाड़मेर के 2/3 पश्चिमी भाग पर इसका विस्तार है, इस रेतीले शुष्क मैदान का। और यहाँ पर मरुस्थल है, उसके अलावा कुछ चट्टानी भाग भी पाए जाते हैं। चूने की चट्टानें भी यहाँ पाई जाती हैं। और जो चूने के जो पत्थर हैं उनकी जो चट्टानें मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और गंगानगर क्षेत्र में मिलती है। और इसके अलावा यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, बरखान और अनुपस्थ प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं। और यहाँ सभी तरह के जो बालू का स्तूप है उनका डायग्राम बना रखा है। जैसे बरखान है, यह अर्धचंद्राकार होता है। और शेखावाटी क्षेत्र है, वहाँ अधिक ये मिलता है। फिर अनुप्रस्थ है, ये संपूर्ण इसका आकार होता है वायु के अनुसार। और जोधपुर बाड़मेर में अधिक ये अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप मिलता है। फिर है अनुदैर्ध्य, ये हवा के समानांतर होता है और जैसलमेर में अधिक मिलता है। फिर है हमादा, यह तारानुमा बालू का स्तूप होता है और जैसलमेर और सूरतगढ़ में अधिक पाया जाता है। फिर पैराबोलिक है, जो पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है ये बरखान का उल्टा होता है। ये जो बरखान, ये बालू का स्तूप है ये हवा के अनुसार बनते हैं। उसके बाद है सीप बालू का स्तूप है। अब सीप बालू का स्तूप है, ये बरखान, जब वो बरखान बनता है तो हवा
की जो पवन की जो दिशा में परिवर्तन होने से बरखान की जो भुजा है, जैसे ये बरखान है, इसकी जो भुजा है वो आगे बढ़ जाती है, तो सीप आकार का बालू का स्तूप का निर्माण होता है इसमें। और उसके बाद जो बालू का स्तूप है, जैसे सर्वाधिक बालू का स्तूप है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। उसके बाद सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है, जैसे 6 प्रकार के बालू का स्तूप बताए हुए हैं, ये जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। उसके बाद जो मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान, जो मरुस्थलीकरण है यानी जो बालू का स्तूप है, इनके द्वारा मरुस्थल का विस्तार होता है। और सबसे अधिक जो विस्तार होता है जो बरखान है बालू का स्तूप, उसके कारण होता है। और बरखान के कारण इसलिए होता है क्योंकि जो बरखान बालू का स्तूप है उसकी जो गति है वो तीव्र होती है, हवा के साथ तीव्र गति से स्थानांतरण ये करता है, तो ये इससे जो मरुस्थल है उसका विस्तार अधिक होता है। उसके बाद सबसे अधिक बालू का स्तूप है वो पैराबोलिक प्रकार का पाया जाता है। 6 प्रकार के बालू का स्तूप है, तो सबसे अधिक जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है वो पाया जाता है सबसे अधिक। तो ये बालू का स्तूप प्रदेश थे। उसके बाद बालू का मुक्त प्रदेश, सेकंड पॉइंट है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश देखते हैं। ये जो क्षेत्र है ये भी मरुस्थल से इसी से सटा हुआ है, और इसका जो क्षेत्र है यह जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर तक इसका जो क्षेत्र है। और उसके बाद यह फलौदी तहसील के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में यह जो क्षेत्र है फैला हुआ है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर चट्टानें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो जुरेसिक युग था, जब डायनासोर थे पृथ्वी पे, उस समय की ये जो बालू पत्थर से निर्मित चट्टानें हैं वो यहाँ पाई जाती है। यानी जो राजस्थान का जो क्षेत्र है वो बहुत पुराना है, और पुराना तो होगा भी क्योंकि गोंडवाना लैंड का भी भाग है इसमें, और जब 33 सागर बना था उसके भी यहाँ अवशेष हैं। और जैसलमेर के उत्तर में यानी पोखरण में रन पाए जाते हैं। रन, अब देखो रन क्या होते हैं। रन रेगिस्तान के अंदर दलदली क्षेत्र और लवणीय क्षेत्र होता है, जिन्हें रन कहते हैं। रन के अलावा एक और पलाया झीलें पाई जाती है। पलाया झील, अब तो पलाया झील होती है ना, ये अस्थायी झीलें होती है, इस तरह की इनकी आकृति होती है। ठीक है, अब जैसे ये जो भाग है नीचे धसा हुआ है, यहाँ क्या तो जल की मात्रा होती है, तो जल की मात्रा होती है तो इस क्षेत्र में एक पालीवाल जाति के लोग होते हैं। पालीवाल जाति के लोग इन पलाया झीलों में कृषि का कार्य करते हैं, और यहाँ खासकर रबी की फसल उत्पादित की जाती है, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, उसकी फसल है जो पलाया झील में उगाई जाती है। क्योंकि ये जलीय भाग होते हैं, यहाँ पे हल चलाने के बाद बीज बो दिए जाते हैं और फसल प्राप्त की जाती है। फिर सेकेंड है राजस्थान बागर अथवा अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश यानी यहाँ कुछ जो ये क्षेत्र है अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ कुछ बरसात होती है, लगभग 25 सेमी तक यहाँ बरसात हो जाती है। एक तो देखो जो एकदम जो पश्चिम में जो क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ तो बहुत ही कम बरसात होती है, और इतनी कम बरसात होती है कि वहाँ वनस्पति भी नहीं पाई जाती है। जो जैसलमेर का सम क्षेत्र है वो वनस्पति विहीन क्षेत्र है, इतना शुष्क क्षेत्र है कि वहाँ वनस्पति भी नहीं है, बरसात नहीं होती है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र या मैदान की, यहाँ लगभग 25 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है, और इसे 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग है लूनी बेसिन अथवा गोंडवाल प्रदेश, फिर है आंतरिक प्रवाह का मैदान जो कि शेखावाटी प्रदेश में है, अंतर प्रवाह। थर्ड है
नागौरी उच्च प्रदेश, चौथा है घग्गर प्रदेश। तो पहले लूनी बेसिन देखते हैं हम। जो लूनी बेसिन का से तात्पर्य जो अर्थ है हम सीधे ही समझ जाते हैं कि जो लूनी नदी है इस लूनी बेसिन, ठीक, जो लूनी बेसिन है, जो इस क्षेत्र में जो लूनी नदी है उसका प्रवाह होता है। अब जो लूनी नदी है इसका जो उद्गम है वो अजमेर अरावली पर्वत श्रृंखला से ही होता है और अजमेर जिला है वहां से होता है। इसका जो लूनी का जो क्षेत्र है, अपवा क्षेत्र है इसका, यह 34,866 वर्ग किलोमीटर है, लूनी नदी का अपवा क्षेत्र। और लूनी नदी की जो सहायक नदी है वो खारी और जवाई है। लूनी की सहायक नदी है, एक तो खारी है, दूसरी जवाई है। और लूनी नदी है जो कच्छ के रन में अपना जल, कच्छ के रन तक अपना जल वहां गिराती है या वहां तक जाती है, वहां तक ये गिराती, मतलब रेगिस्तान है मिट्टी तक में, वहीं पे ये समाहित हो जाती है। और ये एक बरसाती नदी है, वर्षा के दौरान ही इसमें जल प्रवाहित होता है, अन्यथा ये सूखी रहती है। और खारी और जवाई इसकी सहायक नदियां हैं। जलोढ़, यहाँ जलोढ़ मिट्टी भी यहाँ पाई जाती है। तो ये था लूनी प्रदेश। इसके बाद है अपने शेखावाटी भूभाग। देखो शेखावाटी भूभाग है, ये अंतर प्रवाह का भाग है। तो शेखावाटी अंतर प्रवाह, देखो शेखावाटी जो इसका जो भूभाग है ये आंतरिक जल प्रवाह का मैदान है। अब आंतरिक जल प्रवाह का मतलब ये होता है जो नदियां हैं वो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती है, बल्कि एक क्षेत्र तक बहती है और इनका जो जल है मिट्टी में ही समा जाता है। क्योंकि जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ जो नदियां हैं वो एक तो बरसाती नदियां हैं, उसके जो बरसात के दौरान ही बहती है। उसके बाद जो इन जल है, इन जल में जल की मात्रा इतनी अधिक नहीं होती कि ये समुद्र तक जा सके और वहाँ तक अपना जल गिरा सके। तो इसकी जो पूर्वी सीमा है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से निर्धारित होती है। ये शेखावाटी क्षेत्र है और ये अरावली की क्षेत्र है। और आपको बताया था अरावली का जो क्षेत्र है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा विभाजित होता है। तो उसकी पूर्वी जो सीमा है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा विभाजित होता है। और जो अरावली है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। और अरावली इसे जो शेखावाटी क्षेत्र है इसे दो भागों में बांटती है। एक तो जो उत्तर की तरफ जो शेखावाटी का जो क्षेत्र है वो रेतीला क्षेत्र है। इसके बाद जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व में जो जयपुर का जो क्षेत्र है वो उपजाऊ क्षेत्र है। तो अरावली जो श्रेणी है तो वो प्राकृतिक सीमा बनाती है शेखावाटी भूभाग की। एक तरफ तो देखो ये रेतीला मैदान है और इस तरफ क्या है, जयपुर वगैरह है। तो जयपुर का जो क्षेत्र है वो तो उपजाऊ है और यहाँ का जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय है। तो अरावली क्या करती है, बीच में एक सीमा बनाती है इनके। और जो शेखावाटी का जो इस्लाह करती है वो उबड़ खाबड़ है और टीले बहुत अधिक है। यहाँ टीले का मतलब बालू का स्तूप हो गया। और बालू का स्तूप में बरखान जो बालू का स्तूप है ये यहाँ अधिक पाया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। और उसके बाद यहाँ जो शेखावाटी है यहाँ कच्चे और पक्के कुएं होते हैं। और कुएं को स्थानीय भाषा में जोहर
या जोहड़ कहते हैं, जोहर या जोहड़ कहते हैं स्थानीय भाषा में। और ये जो क्वेश्चन है ये कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि जोहड़ कहाँ पाए जाते हैं यहाँ, या फिर शेखावाटी क्षेत्र में जो कुएं पाए जाते हैं उन्हें किस नाम से पुकारते हैं। ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। और इस क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में एकमात्र नदी कांतली पाई जाती है, कांतली नदी। अब जो कांतली नदी है ये भी एक बरसाती नदी है, जब वर्षा के दौरान ही ये प्रवाहित होती है और चूरू की सीमा के पास आकर ये समाप्त हो जाती है कांतली नदी, यानी चूरू की सीमा के पास ये समाप्त हो जाती है। जैसे क्वेश्चन आता है, जीके का क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के कौन से ऐसे जिले हैं जहां कोई भी नदी नहीं है, तो एक तो चूरू और बीकानेर, 2 जिलों में नदी नहीं है। फिर नेक्स्ट है नागौरी उच्च प्रदेश। तो यह प्रदेश दक्षिण पूर्व में अति आर्द्र लूनी बेसिन, ये नागौरी प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में लूनी बेसिन और उत्तर पूर्व में शेखावाटी शुष्क प्रदेश के बीच में फैला हुआ है। दक्षिण की तरफ तो लूनी बेसिन है, दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पूर्व की ओर शेखावाटी प्रदेश है। तो इसके बीच में है नागौर उच्च प्रदेश। तो यहाँ देखो इसकी आकृति अंतर्वर्ती जल प्रवाह क्रम नमकीन झीलों एवं चट्टानी व पहाड़ी धरातल के कारण अपने आप में विशिष्ट है। यह प्रदेश बंजर और रेतीला है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, नागौर की जो मिट्टी में है, इस जो क्षेत्र है इसमें सोडियम यानी जो नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। और जैसे यहाँ का जो जल है खारा होता है, नागौर में जो जल है वो खारा मिलता है क्योंकि उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। और एक कुब्बड़पट्टी नाम सुना होगा आपने, कुब्बड़पट्टी। देखो कुब्बड़पट्टी कहते हैं क्योंकि जो पानी में जो फ्लोराइड होता है उसके कारण हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, तो व्यक्ति क्या थोड़ा झुक के चलता है। पानी इस तरह के जो फ्लोराइड युक्त पानी पीने से हड्डियां टेढ़ी हो जाती है और व्यक्ति झुक के चलता है। तो कई बार पूछा जाता है कि कुब्बड़पट्टी कहाँ है, तो कुब्बड़पट्टी देखो नागौर से अजमेर के बीच में कुब्बड़पट्टी पाई जाती है। यानी जो जल है उसमें फ्लोराइड की जो मात्रा है वो अधिक होती है, जिससे हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, व्यक्ति थोड़ा झुक के चलता है, इसलिए वो कूब निकल जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को कुब्बड़पट्टी कहते हैं। फिर जो पर्वतसर जो क्षेत्र है इसका, उसके अलावा कहीं भी पहाड़ियाँ दिखाई नहीं देती है। और यहाँ का जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है नागौरी प्रदेश की, वो 300 मीटर से 500 मीटर के बीच में है। और यहाँ पर कई खारे पानी की झीलें हैं, जैसे सांबर झील है जो कि राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, और यहाँ नमक उत्पादित किया जाता है सांबर से। फिर है डिगाना, कुचामन और डीडवाना, ये कुछ खारे पानी की झीलें हैं। उसके बाद अंत में है गगर मैदान। देखो गगर मैदान, ये राजस्थान, देखो लोकेशन देखने से पता चल रहा है कि ये गंगानगर क्षेत्र में है क्योंकि यहाँ गगर नदी प्रवाहित होती है गंगानगर जिले में। यह गगर मैदान है। देखो यह प्रदेश गंगानगर जिले के 3/4 भाग पर विस्तृत है। गंगानगर में 3/4 भाग पर विस्तृत है गगर मैदान या गगर प्रदेश। गगर सरस्वती, चौतांग और सतलज नदियों द्वारा यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी बिछाई गई थी, क्योंकि बहुत समय पहले यहाँ पर जो नदियाँ हैं जैसे गगर नदी है और सरस्वती नदी है और जो सतलज नदी है जो कि वर्तमान में पंजाब में बहती है और पंजाब से पाकिस्तान चली जाती है, तो ये नदियाँ राजस्थान से होकर बहती थी, लेकिन वर्तमान में ये
यहाँ नहीं बहती है। और जो घग्गर नदी है, वैदिक काल में इसे सरस्वती नदी कहा गया है। और वर्तमान में जैसे सरस्वती नदी है वो विलुप्त नदी है, वो विलुप्त हो चुकी है। तो उस समय ये जो क्षेत्र है हरा भरा था नदियों के कारण, तभी तो जैसे कालीबंगा की सभ्यता है उसका जन्म यहाँ हुआ था, क्योंकि जो सभ्यताएं हैं उनका जो जन्म है नदियों के किनारे पे ही हुआ था। तो कालांतर में ये जो क्षेत्र थे वो बहुत अधिक हरे भरे क्षेत्र थे, मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं थे। लेकिन वर्तमान में ये क्षेत्र क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। और इनमें से कुछ भाग में यहाँ भी बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जैसे बालू का स्तूप यहाँ दे रखा है, ये तारानुमा हमादा है जो कि सूरतगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। और जो घग्गर नदी है, और घग्गर नदी के अलावा यहाँ और कोई नदी है, जो घग्गर नदी है उसके जो तल है या पाट को नाली कहते हैं। घग्गर नदी के पाट को नाली कहते हैं। और घग्गर नदी सरस्वती नदी ही मानी जाती है और वर्तमान में विलुप्त है। और जो घग्गर नदी है इसका जो उद्गम है वो हिमाचल से होता है। और हिमाचल से होता है जब बहुत अधिक बरसात होती है तब इसमें जो जल है गंगानगर तक पहुंचता है, और बाढ़ के समय जो घग्गर नदी का जो जल है वो पाकिस्तान तक चला जाता है। यानी इतना अधिक जल आता है कि वो दूसरे देश पाकिस्तान में भी चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये रेतीला शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क मैदान हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अरावली श्रेणी का अध्ययन करेंगे, अरावली के बारे में जानेंगे। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।